इन हिंदू परंपराओं में गोत्र शब्द का एक खास जगह है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को उनके पुराने समय से जोड़ता है, जैसे एक धागा जो पीढ़ियों को एक साथ पिरोता है। आसान भाषा में कहें तो गोत्र एक वंश या फिर एक खानदान होता है। ये एक ही पुरुष पूर्वज से चली आ रही एक अटूट वंश परंपरा को दिखाता है। ये पूर्वज लगभग हमेशा एक पूजनीय पुराने ऋषि होते हैं जो वैदिक काल के होते हैं। इसे आप अपनी आध्यात्मिक परिवार का नाम समझ सकते हैं, जो सिर्फ आपके तुरंत के परिवार की कहानी नहीं बताता, बल्कि आपकी हजारों साल पुरानी जड़ों की कहानी भी कहता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है जो अपने साथ जुड़ाव और विरासत की भावना लाती है, जो आपको एक बड़े विस्तारित परिवार से जोड़ती है जिससे आप शायद कभी मिले भी ना हो। गोत्र सिस्टम की शुरुआत की कहानी प्राचीन धर्म ग्रंथों में छिपी हुई एक दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सप्तऋषियों से हुई थी। ये 7 महान आर्षि थे जिन्हें ब्रह्मा, जो रचनाकार देवता हैं, के मन से पैदा हुए पुत्र कहा जाता था। ये 7 आर्षि थे: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि सभी ब्राह्मण अपनी वंशावली इनमें से किसी एक आर्षि से जोड़ते थे। समय के साथ जैसे जैसे परिवार बढ़े और फैले, और भी आर्षि नए वंशों के मुखिया बन गए। इस तरह गोत्र सिस्टम का विस्तार हुआ। यह सिस्टम समाज को व्यवस्थित करने और अपनी वंशावली का रिकॉर्ड रखने का एक तरीका था, उस समय में जब लिखित रिकॉर्ड सबके लिए आम नहीं थे। गोत्र शब्द खुद संस्कृत से आया है। ये 2 शब्दों के मेल से बना है। गौ, जिसका मतलब गाय होता है, और इत्र, जिसका मतलब होता है एक बाड़ा या घेरा। पुराने समय में किसी समुदाय की दौलत अक्सर उसके पशुओं से मापी जाती थी। जो परिवार अपनी गायों को एक ही बाड़े में रखते थे, उन्हें एक ही कुल का माना जाता था। ये साझा जगह एक साझा पहचान और एक साझा पूर्वज को दिखाती थी। ये साधारण ग्रामीण शुरुआत एक ऐसे सिस्टम की व्यावहारिक शुरुआत को दिखाती है जिसे बाद में गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व मिला। ये दिखाता है कि जैसे वैदिक दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी और आध्यात्मिक मान्यताएं गहराई से जुड़ी हुई थीं, जिससे ऐसी परंपराएं बनी जो हजारों सालों से चली आ रही हैं और सामाजिक संरचनाओं को आज भी आकार दे रही हैं। हिंदू धर्म में गोत्र का महत्व बहुत गहरा है, जो जीवन के धार्मिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को छूता है। धार्मिक रूप से ये एक व्यक्ति को उनके पैतृक राशि द्वारा दी गई पवित्र परंपराओं और ज्ञान से जोड़ता है। हर गोत्र के साथ जुड़े विशिष्ट रीति रिवाज और कर्तव्य होते हैं। सामाजिक रूप से ये रिश्तेदारी और समुदाय की एक मजबूत भावना पैदा करता है। अपना गोत्र जानने का मतलब है कि आप एक बड़े समूह का हिस्सा हैं जो एक साझा विरासत रखते हैं। ये गठबंधन बनाने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और हर कुल की अनूठी सांस्कृतिक करने के लिए महत्वपूर्ण था। ये एक आध्यात्मिक जीपीएस की तरह काम करता है, जो एक व्यक्ति को हिंदू धर्म और उसके समृद्ध इतिहास के विशाल मानचित्र में ढूंढता है। गोत्र सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण रोल शादी को रेगुलेट करने में है। हिंदू परंपरा में एक ही गोत्र के व्यक्ति से शादी न करने का एक सख्त नियम है। इस प्रथा को गोत्र एक्सोगैमी, गोत्रा एक्सोगेमी कहते हैं। इस नियम के पीछे की मुख्य मान्यता ये है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे एक ही प्राचीन आर्ष के वंशज हैं। इसलिए उनके बीच की शादी को अनाचार, इंसेस्चुअस माना जाएगा, एक भाई और बहन के बीच का मिलन। इस नियम को कई समुदायों में बहुत गंभीरता से लिया जाता है, खासकर शादी तय करते समय, जहां संभावित दूल्हा और दुल्हन के गोत्र सबसे पहले देखे और मिलाए जाते हैं। इस रोक के पीछे का तर्क सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। भले ही प्राचीन लोग आधुनिक वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल न करें, एक ही कुल में शादी पर रोक लगाकर यह सिस्टम स्वाभाविक रूप से सजातीय विवाह या करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को रोकता था। ये प्रथा आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देती है। अपने तुरंत के जीन पूल से बाहर शादी करने से वंशानुगत बीमारियों और इस आनुवंशिक
असामान्यताओं के बच्चों में जाने का जोखिम कम होता है। हमारे पूर्वज डीएनए के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि करीबी रिश्तेदारों के बच्चों को अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं होती थीं। गोत्र सिस्टम उनकी बुद्धिमानी और व्यावहारिक समाधान था ताकि आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य और जीवन शक्ति सुनिश्चित हो सके। ये नियम सदियों से हिंदू विवाह प्रथाओं का एक आधार रहा है। जब परिवार अपने बच्चों के लिए उपयुक्त रिश्ता ढूंढते हैं तो पुजारी या बड़े सबसे पहले लड़के और लड़की दोनों के गोत्र पूछते हैं। अगर गोत्र एक ही होते हैं तो रिश्ता आमतौर पर तुरंत मना कर दिया जाता है, बिना किसी और चर्चा के। कई पारंपरिक परिवारों में ये एक गैर परक्राम्य नॉन कुशेंश्राने ऑप्शनल पहलू है। ये नियम सिर्फ पैतृक गोत्र से आगे भी बढ़ता है। अक्सर माँ के गोत्र और कभी कभी दादी के गोत्र से भी शादी से बचा जाता है, ताकि कई पीढ़ियों तक कोई करीबी रक्त संबंध ना हो, जिससे पैतृक रेखा जितनी हो सके उतनी अलग हो। संक्षेप में, शादी में गोत्र सिस्टम एक पवित्र सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसे सामाजिक ताने बाने और समुदाय के शारीरिक कल्याण की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ये समुदाय को एक बड़े विस्तारित परिवार के रूप में मजबूत करता है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि नए परिवार आनुवंशिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बने। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण इसकी कठोरता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिक मान्यताओं और व्यावहारिक ज्ञान को एक साथ बुना गया ताकि एक स्थायी सामाजिक ढांचा बनाया जा सके, जिसने हजारों सालों से हिंदू जीवन शैली का मार्गदर्शन किया है। परिवार के रिश्तों में पवित्रता और शक्ति दोनों सुनिश्चित की है। सदियों से जैसे जैसे कुल बड़े होते गए, आगे वर्गीकरण की जरूरत महसूस हुई। इससे उपगोत्र या सब गोत्र का निर्माण हुआ। एक उपगोत्र एक बड़े गोत्र के भीतर एक उपवंश होता है। ये एक शाखा को दर्शाता है जो मुख्य पैतृक पेड़ से निकली है। उदाहरण के लिए, भारद्वाज जैसे एक बड़े गोत्र में कई उपगोत्र हो सकते हैं, जिनमें से हर एक का वंश एक ज्यादा हाल के लेकिन फिर भी प्राचीन आर्षि से जुड़ा होता है, जो खुद मूल आर्षि भारद्वाज के वंशज थे। इस सिस्टम ने एक ज्यादा विस्तृत पारिवारिक नक्शा प्रदान किया। इसने एक ही विशाल कुल के भीतर विभिन्न पारिवारिक शाखाओं के बीच अंतर करने में मदद की, जो रीति रिवाजों और कुछ अत्यधिक पारंपरिक समुदायों में विवाह नियमों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। गोत्र और उपगोत्र के बीच का अंतर पदानुक्रमित हायरार्किकल होता है। गोत्र प्राथमिक सर्वव्यापी पहचान है, जैसे एक बड़ा पारिवारिक तना। उपगोत्र एक छोटी शाखा है जो उस तने से निकलती है। इसे एक उपनाम और एक ज्यादा विशिष्ट पारिवारिक नाम के रूप में सोचें। जबकि भारद्वाज गोत्र में हर कोई एक सामान्य प्राचीन पूर्वज साझा करता है, जो लोग इसके भीतर एक विशिष्ट उपगोत्र से संबंधित होते हैं वे एक ज्यादा हाल का सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। इस तरह सिस्टम ने वंशावली का एक सूक्ष्म और विस्तृत रिकॉर्ड बनाया। कुछ संदर्भों में एक ही गोत्र के विभिन्न उपगोत्रों के बीच विवाह की अनुमति हो सकती है। हालांकि ये एक सार्वभौमिक प्रथा नहीं है और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बहुत भिन्न होती है। महिलाओं के मामले में गोत्र के नियम खास तौर पर दिलचस्प हैं। शादी से पहले एक महिला अपने पिता के गोत्र की होती है। ये वह वंश है जिसमें वह पैदा हुई है और ये उसके बचपन और युवावस्था में उसकी पैतृक पहचान को परिभाषित करता है। उसके सभी पारिवारिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्तव्य उसके पैतृक गोत्र की परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। ये पहचान उसे अपने पिता के पूर्वजों और उस आर्षि से जोड़ती है जिससे वे वंशज हैं। उसका वंश स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होता है और यही गोत्र तब माना जाता है जब उसकी शादी तय की जा रही होती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने पिता के समान पैतृक कुल के किसी व्यक्ति से शादी न करे। शादी के बाद एक महिला का गोत्र बदल जाता है। वे औपचारिक रूप से अपने पिता के गोत्र को छोड़ देती है और अपने पति के गोत्र को अपना लेती है। ये एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक
बदलाव है। ये दर्शाता है कि वह अब एक नए पारिवारिक वंश का हिस्सा है। उस दिन से वह और उसके बच्चे उसके पति के कुल के होंगे। ये बदलाव शादी समारोह के दौरान औपचारिक रूप से किया जाता है, अक्सर एक विशिष्ट अनुष्ठान के माध्यम से। ये प्रथा गोत्र सिस्टम की पितृसत्तात्मक प्रकृति को रेखांकित करती है, जहां वंश पुरुष रेखा के माध्यम से पता लगाया जाता है। उसकी पहचान एक नए कुल में फिर से जन्म लेती है और वह अगली पीढ़ी के लिए अपने पति की पैतृक परंपराओं को ले जाने वाली बन जाती है। आज की तेज तर्रार ग्लोबल दुनिया में गोत्र के कॉन्सेप्ट को कई अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। कई शहरी और युवा हिंदुओं के लिए ये एक पुराना रिवाज लग सकता है, जिसका उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई खास लेना देना नहीं है। सख्त नियम, खासकर शादी को लेकर, कभी कभी पाबंदी वाले लग सकते हैं। जैसे जैसे लोग शहरों में जाते हैं, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादियां ज्यादा आम हो जाती हैं और गोत्र की अनुकूलता पर ध्यान कम हो सकता है। हालांकि भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में हिंदुओं के लिए गोत्र उनकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बना हुआ है। ये उनकी विरासत से जुड़ा एक प्यारा लिंक है, गर्व का एक स्रोत है और एक मार्गदर्शक है जिसका गहरा अर्थ बना हुआ है। आधुनिकीकरण के बावजूद गोत्र सिस्टम समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, खासकर शादी और धार्मिक समारोह जैसे महत्वपूर्ण जीवन आयोजनों के दौरान। आधुनिक शिक्षित परिवारों में भी गोत्र की जांच अक्सर शादी तय करने की प्रक्रिया में एक गैर समझौता योग्य कदम होता है। इसे परंपरा का सम्मान करने और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका माना जाता है। कई परिवारों का मानना है कि इन प्राचीन नियमों का पालन करने से आशीर्वाद मिलता है और शादी में सामंजस्य सुनिश्चित होता है। इसलिए ये सिस्टम आधुनिकता के साथ सह अस्तित्व में है, कुछ तरीकों से अनुकूलन करता है, लेकिन वंश के एक मार्कर और नए परिवार बनाने के सिद्धांत के रूप में अपने मूल महत्व को बनाए रखता है। यहाँ कुछ सामान्य गोत्रों और उनसे जुड़े आर्षियों की एक छोटी सूची दी गई है जो इन प्राचीन हस्तियों से सीधा संबंध दिखाती है। भारद्वाज गोत्र ऋषि भारद्वाज से जुड़ा है, जो अपनी विद्वत्ता और चिकित्सा से संबंध के लिए जाने जाते हैं। वशिष्ठ गोत्र अपना वंश ऋषि वशिष्ठ से जोड़ता है, जो सबसे पूजनीय सप्तर्षियों में से एक और एक शाही पुजारी थे। कश्यप गोत्र आर्षि कश्यप से है, जो सप्तर्षियों में से एक और कई प्राणियों के पूर्वज माने जाते हैं। गौतम गोत्र आर्षि गौतम से जुड़ा है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथों के लेखक के लिए जाने जाते हैं। ये नाम सिर्फ लेबल नहीं है, ये एक समृद्ध बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाते हैं। निष्कर्ष में गोत्र सिर्फ एक प्राचीन कुल सिस्टम से कहीं ज्यादा है। ये एक जीवित परंपरा है जो लाखों हिंदुओं की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को समाहित करती है। ये निरंतरता का एक धागा है जो वर्तमान को एक पवित्र अतीत से जोड़ता है, व्यक्तियों को याद दिलाता है कि वे अपने से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। जबकि आधुनिक दुनिया में इसका अनुप्रयोग विकसित हो सकता है। वंश के प्रतीक के रूप में इसका सार सामाजिक सद्भाव के लिए एक मार्गदर्शक और पैतृक ज्ञान का संरक्षक गहरा प्रासंगिक बना हुआ है। गोत्र विरासत की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है, जो एक बदलती दुनिया में जड़ों और जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। समय की नदी में एक आध्यात्मिक लंगर है।